दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों की बात चल रही हो और उस वक्त अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम का नाम न लिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सिकंदर हमारी हिस्ट्री का एक ऐसा किरदार है कि जिसको यूरोप के साथ साथ दुनिया के और भी इतिहासकारों ने एक विश्व विजेता के तौर पर पेश किया है। यानी एक ऐसा ताकतवर इंसान कि जिसने हमारी दुनिया के ज्यादातर हिस्सों को फतेह कर लिया था। बताते चलें कि सिकंदर अपने बाप की मौत के बाद बहुत कम उम्र में ही एक बहुत बड़ी फौज लेकर अपने महल से इस इरादे से निकला था कि अब वो पूरी दुनिया को फतेह करेगा। और अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने रास्ते में आने वाली हर ताकत को मिट्टी में मिला दिया था। जहां एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें जंगों के मैदान में सिकंदर की ताकत को देखकर घुटने टेक रही थी, तो वही छोटी छोटी सल्तनतें तो बिना लड़े ही सिकंदर के डर की वजह से उसे अपना बादशाह मान ले रही थी। दोस्तों, अगर आप लोग ऐतिहासिक किताबों के पन्नों को पलटना शुरू करोगे तो आप लोगों के सामने ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि उसके दौर में तो दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि जो उससे जीत सका हो या फिर उसे टक्कर दे सका हो, लेकिन सिवाय एक इंसान के। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे देश भारत का ही एक ऐसा राजा था जिस राजा को आज इतिहास में राजा पोरस के नाम से याद किया जाता है। आपको बताते चलें कि राजा पोरस की गिनती इतिहास के उन चंद लोगों के साथ की जाती है कि जिनके साथ इतिहास ने तो नाइंसाफी की ही, साथ ही साथ उनके अपने लोगों ने भी उनको भुला दिया और उनके देश के लोगों ने ही उनको वो वैल्यू नहीं दी कि जो उनको मिलनी चाहिए थी। हैरानी की बात तो ये है कि आज के दौर में राजा पोरस के बारे में इस दुनिया को जो कुछ भी मालूम है उसमें से ज्यादातर चीजें यूरोपियन किताबों से ही मालूम की गई हैं। यानी भारत की किताबों में ही राजा पोरस के बारे में ज्यादा कुछ मौजूद नहीं है। अब इस बारे में बात करते हैं कि आखिर राजा पोरस कौन थे और उन्होंने किस तरह से दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को खाक में मिला देने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम का मुकाबला किया था। तो चलिए आज अपनी इस हिस्टोरिकल स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा पोरस की पैदाइश कब हुई, उनका बचपन कैसे गुजरा और उन्होंने अपनी सल्तनत को कैसे हासिल किया, इस बारे में ऐतिहासिक किताबों में ज्यादा कुछ मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि 327 बीसी में राजा पोरस की सल्तनत जहलम नदी के पास उस इलाके में मौजूद थी कि जो इलाका आज के दौर में पाकिस्तान देश में मौजूद है। जिस दौर में सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला हुआ था, उसी दौर में ही भारत के इलाके में भी पोरस नाम की एक नई ताकत जन्म ले रही थी। धीरे धीरे राजा पोरस छोटे छोटे कबीलों और बादशाहों को हराकर इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि अब उसको नंदा एम्पायर और ईरान के ताकतवर एम्पायर की टक्कर का समझा जाने लगा था। मगर दूसरी तरफ अब सिकंदर भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस ईरान सल्तनत की बॉर्डर पर आ चुका था कि जिस ईरान की सल्तनत को राजा पोरस का पड़ोसी माना जाता था। आपको बताते चलें कि ये ईरानी सल्तनत उस दौर में इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि इसको सिकंदर के बाद दुनिया पर हुकूमत करने के लिए दूसरा सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था। यही वजह थी कि सिकंदर को भी इस सल्तनत को खत्म करने के लिए कई जंगों को करना पड़ा था और इन सारी ही जंगों में सिकंदर ने बड़ी बुरी तरह से ईरान के बादशाह को हराया था। आखिरी बार जब सिकंदर और ईरान के हुक्मरान यानी दारा के बीच जंग हुई तो इस जंग में सिकंदर ने दारा को इतनी बुरी तरह से हराया था कि दारा की न सिर्फ पूरी फौज बिखर गई थी बल्कि इसके ज्यादातर सिपाही मारे गए थे। ऐसी ही बुरी और डरावनी हालत में दारा ने फौरन अपने पड़ोसी हुक्मरान यानी राजा पोरस को एक खत लिखा, जिस खत में ये लिखा हुआ था कि ए राजा, मेरी बदकिस्मती की दास्तां सुनो। सिकंदर रूट से अपनी सारी फौज लेकर हमारे इलाके में घुस आया है, जिसकी वजह से अब न मेरा दबदबा बाकी रहा, न ताज, न मेरे बच्चे और न ही मेरा कोई रिश्तेदार बाकी रहा। उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा खजाना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा इतिहास में तुम्हारा नाम रहेगा और दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। ये खत पढ़ते ही राजा पोरस ने फौरन अपनी तरफ से हाथियों का एक बड़ा दस्ता ईरानी हुक्मरानों के लिए रवाना कर दिया। मगर बदकिस्मती से सिकंदर को पहले ही अपने जासूसों के जरिए इस मदद के आने की खबर मिल गई थी। इसीलिए अब उसने इस मदद के पहुंचने से पहले ही एक बार फिर से दारा के ऊपर बड़ी जोरदार तरीके से हमला किया और इस बार दारा की बची कुची फौज को भी तबाह कर दिया। दारा की आधी फौज तो मारी गई जबकि बची हुई आधी फौज ने दारा को ही मार डाला। उसके बाद सिकंदर को अपना बादशाह कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों, राजा पोरस की तरफ से हाथियों के जरिए ईरान वालों के लिए भेजी गई इस मदद की वजह से अब सिकंदर को इस बात का तो यकीन हो गया था कि अभी ईरान के पार भी एक ऐसी ताकत मौजूद है कि जो मेरे सामने जंग में खड़ी हो सकती है, यानी जो मेरे सपनों को खाक में मिला सकती है। इसीलिए अब उसने इरादा किया कि वो उस ताकत को खत्म करने के बाद ही इस इलाके से वापस होगा। ईरान पर पूरी तरह से कब्जा हो जाने के बाद अब सिकंदर अफगानिस्तान के रास्ते से भारत की तरफ निकल पड़ा और रास्ते में पड़ने वाले सभी छोटे बड़े कबीलों को अपना फरमाबरदार भी बनाता गया। भारत में एंटर होते ही सबसे पहले टेक्सला
के राजा के जिसको अम्बी के नाम से भी जाना जाता है, उसने सिकंदर का बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उसके लिए एक जश्न का भी इंतजाम किया, जिस जश्न में पूरी रात शराब और कबाब का लुत्फ उठाया गया। इतना ही नहीं, राजा अम्बी ने सिकंदर को न सिर्फ कई सारे कीमती तोहफे दिए, बल्कि साथ ही साथ सिकंदर की मदद के लिए कुछ हाथी और 5000 सिपाही भी उसकी फौज में शामिल किए। आपको बताते चलें, राजा अम्बी एक ऐसा कमजोर और अय्याश बादशाह था कि न जो सिर्फ जंगों से डरा करता था, बल्कि साथ ही साथ राजा पोरस की बढ़ती हुई ताकत से भी बहुत ज्यादा परेशान था। राजा अम्बी ही नहीं, बल्कि उस इलाके में पाए जाने वाले सभी छोटे बड़े हुक्मरानों ने या तो सिकंदर को ही बादशाह कबूल कर लिया था या फिर खामोश बैठकर राजा पोरस की बर्बादी का इंतजार कर रहे थे। आपको बताते चलें कि दस्तूर के मुताबिक सिकंदर ने राजा पोरस के दरबार में भी अपना एक आदमी रवाना किया था और राजा पोरस को ये ऑफर दिया था कि अगर वो मुझे अपना बादशाह मान ले तो मैं उससे बिना जंग किए यहाँ से वापस चला जाऊंगा और पूरे अमन के साथ उसको उसकी हुकूमत चलाने दूंगा। लेकिन राजा पोरस ने उसके उस ऑफर को ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से अब सिकंदर गुस्से में लाल होकर अपनी पूरी फौज के साथ राजा पोरस पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। मगर दोस्तों, पानी से बिल्कुल ऊपर तक भरे दरियाए जहलम ने सिकंदर का रास्ता रोक लिया था। लाख कोशिशों के बावजूद भी सिकंदर उस नदी को पार नहीं कर पा रहा था। वही नदी के उस पार राजा पोरस अपनी पूरी फौज को लेकर इस तैयारी के साथ खड़ा था कि जैसे ही सिकंदर की फौज इस दरिया को पार करेगी, हम उन पर धावा बोल देंगे। आपको बताते चलें कि ज्यादातर इतिहासकारों का ये मानना है कि फौज के मामले में इस जंग में राजा पोरस की कंडीशन सिकंदर से कहीं ज्यादा बेहतर थी, यानी राजा पोरस के पास सिकंदर से ज्यादा ताकतवर फौज मौजूद थी। इसके अलावा राजा पोरस के पास लगभग 300 ऐसे हाथी मौजूद थे कि जिनको अच्छी तरह से जंग के लिए ही ट्रेनिंग दी गई थी और उस दौर में हाथी को जंग का सबसे बड़ा हथियार माना जाता था, क्योंकि दुश्मन फौज के घोड़े हाथी को देखकर घबरा जाते थे और अपने ऊपर बैठे हुए सिपाही को नीचे गिरा दिया करते थे। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद और बहुत सारी छोटी बड़ी झड़पें हो जाने के बाद एक दिन रात में सिकंदर अपनी होशियारी के बलबूते पर इस नदी को पार करने में कामयाब हो गया और नदी को पार करते ही सबसे पहले सिकंदर का मुकाबला राजा पोरस की एक छोटी सी फौज की एक टुकड़ी से हुआ, जिसको राजा पोरस का बेटा संभालता था। इस छोटी सी फौज को सिकंदर ने बड़ी आसानी के साथ हरा दिया और उसके बाद राजा पोरस और सिकंदर आजम के बीच आमने सामने जंग शुरू हो गई थी। शुरू में तो अपने जंगी तजुर्बे की वजह से सिकंदर पोरस की फौज पर हावी हो गया और जंग के इस मैदान में पूरी तरह से छाया रहा। मगर जैसे ही राजा पोरस ने अपने हाथियों को इस जंग के मैदान में उतारा तो जंग का पूरा पासा ही पलट गया। अब क्योंकि ये पहली बार था कि सिकंदर की फौज को जंग के मैदान में हाथियों का सामना करना पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में हाथियों की वजह से सिकंदर की पूरी फौज में अफरा तफरी मच गई। यूरोपियन इतिहासकार खुद लिखते हैं कि हाथियों की वजह से एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि सिकंदर की फौज के ज्यादातर सिपाही रोने लगे थे और वो चाहते थे कि या तो हम वापस चले जाएं या फिर राजा पोरस के साथ मिल जाएं। मगर सिकंदर ने हमेशा की तरह इस जंग में भी अपने आप को एक बार फिर से बाजीगर साबित किया और एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला कि जिसने एक बार फिर से पूरी जंग का नक्शा ही बदल दिया। उसने अपने फौजियों को ये ऑर्डर दिया कि वो अपने तीर के जरिए हाथी की सिर्फ और सिर्फ आंख पर निशाना लगाएं। उसके अलावा उसने अपने फौजियों के हाथ में आग थमाकर हाथी के करीब भेज दिया। आग को देखकर हाथी घबरा गए। इसके अलावा ज्यादातर हाथी अंधे हो जाने की वजह से पागल हो गए और उन्होंने अब सिकंदर की फौज की बजाय अपनी ही फौज को कुचलना शुरू कर दिया। इतिहासकारों की माने तो इस जंग में पोरस के हाथियों ने उसकी अपनी फौज को जितना नुकसान पहुंचाया उतना नुकसान तो सिकंदर खुद भी नहीं पहुंचा सका। इसके अलावा पोरस की फौज में मौजूद रथ गाड़ी ने भी उसकी हार में एक अहम किरदार अदा किया, क्योंकि मैदान में हद से ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा कीचड़ हो गई थी और इस रथ गाड़ी के पहिए कीचड़ों में फंस जा रहे थे। फिलहाल दोस्तों, ये खतरनाक जंग पूरी खुरेजी के साथ लगभग 8 घंटे तक चली। दोनों ही फौज का बहुत जानी माली नुकसान हुआ। खुद राजा पोरस और सिकंदर भी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से अब सिकंदर की तरफ से जंग बंदी की अपील की गई, लेकिन राजा पोरस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर सिकंदर ने जंग बंदी की अपील करने के लिए अपनी तरफ से राजा पोरस का एक ऐसा दोस्त भेजा था कि जो वैसे तो राजा पोरस का बहुत पक्का दोस्त था, लेकिन वो बहुत पहले ही सिकंदर के खेमे में शामिल हो चुका था। आपको बताते चलें कि अपने दोस्त के बहुत ज्यादा समझाने के बाद अब राजा पोरस भी जंग बंद करने के लिए राजी हो गया था। रही बात इस जंग के रिजल्ट की, तो यूरोपियन इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जंग सिकंदर की जीत के साथ खत्म हुई थी और बाद में सिकंदर ने पोरस की बहादुरी और उसकी बातों से इम्प्रेस होकर न सिर्फ उसको माफ कर दिया था, बल्कि उसके सारे इलाकों को भी वापस लौटा दिया था। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस बात को ऐतिहासिक तौर पर जांचने की कोशिश करें तो शायद इसमें इतनी ज्यादा सच्चाई नजर नहीं आती, क्योंकि भले ही सिकंदर हमारी दुनिया का एक ताकतवर और होशियार जंगजू था, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि
क्योंकि वो जितना ज्यादा ताकतवर था उतना ज्यादा जालिम भी था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया था कि जिनको वो माफ कर चुका था। इसके अलावा इसने दुनिया के बहुत बड़े बड़े शहर इसलिए जलाकर राख कर दिए थे कि उसमें रहने वाले लोगों ने इसे अपना बादशाह कबूल नहीं किया था। तो भला वो राजा पोरस को कैसे छोड़ सकता था कि जिसने उसकी फौज को वो नुकसान पहुंचाया था जो उससे पहले कोई नहीं पहुंचा सका था। इसलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इतिहास की ये मशहूर जंग बराबरी के साथ खत्म हुई थी, यानी ना तो इसमें सिकंदर की जीत हुई थी और ना ही राजा पोरस की। हालांकि दोस्तों इस जंग के बाद सिकंदर भारत के और अंदर आना चाहता था, मगर राजा पोरस की फौज ने सिकंदर की फौज का वो हाल कर दिया था कि अब उसकी फौज लड़ने के लायक नहीं बची थी और फौज के दबाव में ही सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।